अब हमारा टॉपिक है आर्टिकल 31। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा आर्टिकल 31 को। आर्टिकल 31 के अंदर में क्या लिखा गया है? संपत्ति का अधिकार। और ये जो आर्टिकल है वो सबसे विवादित आर्टिकल रहा। जानते हैं ये जो आर्टिकल है वो विवादित क्यों रहा? क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उसका पहला लक्ष्य था समानता। कैसे समानता? तो आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनैतिक समानता। यानी पॉलिटिक्स में भी सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। पैसों के मामले में भी सब बराबर होने चाहिए। और समाज में जो भेदभाव चलता है जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, वो भी क्या हो जाना चाहिए? मिट जाना चाहिए। तो उसमें से एक आर्थिक समानता भी उद्देश्य था कि सभी की स्थिति क्या हो जाए? बराबर हो जाए। लेकिन एक्चुअली क्या है कि देखिए इसकी समस्या क्या हो रही थी और इसको क्यों हटाना पड़ा, इसको जरा समझें। और ये पूरे तरीके से आज हटा हुआ नहीं है। आर्टिकल जो 31 था अपना, नहीं, आर्टिकल 31, इसके कितने खंड हैं? 2 खंड। एक था 31 का 1 और एक था 31 का 2। 31 का 1 क्या कहता है? 31 का 1 कहता है कि विधि के प्राधिकार, यानी जब तक विधि को ऑथराइज न किया गया हो विधि के द्वारा, विधि का क्या? विधि के प्राधिकार, यानी कि लॉ के द्वारा जब तक ऑथोराइज्ड नहीं किया जाए, जब तक नियम बना करके लिखा न जाए, तब तक किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। और ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 31 में। मतलब ये मूल अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि इस शब्द का अर्थ निकलता है कि सरकार नहीं या कार्यपालिका, है ना, एक आदेश जारी करके किसी भी व्यक्ति का संपत्ति नहीं छीन सकता। समझे? जैसे कि मान लो कि अभी सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी जी का। तो मोदी जी कोई एक ऑर्डर जारी करके किसी के संपत्ति को नहीं छीन सकते। नहीं, कोई भी कार्यपालिका ऑफिसर भी किसी के संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता जब तक उसकी चर्चा विधि में न की गई हो, जब तक वो विधि नहीं लिखा गया हो। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को ये गारंटी मिल गया कि आपकी संपत्ति को छीना नहीं जाएगा। नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो जमींदार हैं वो जमींदार रहेंगे, नहीं रहेंगे। यानी जब उनकी संपत्ति हम छीन ही नहीं सकते तो जमींदार क्या होगा? जमींदार ही रहेगा। तो देश में आर्थिक समानता कभी आएगा क्या? अच्छा, आर्टिकल 31 का 2 जो है वो सबसे बड़ा समस्या था। इसमें इस्तेमाल किया गया है क्षतिपूर्ति शब्द का। क्षतिपूर्ति शब्द का मतलब क्या है कि जैसे अब देखो, मान लो कि आपने कोई विधि बना भी दिया, तो विधि बनाने के बाद हम उसका संपत्ति अधिग्रहण कर सकते हैं। लेकिन संपत्ति जब आप अधिग्रहण करेंगे तो उसके बदले क्या करेंगे? क्षतिपूर्ति देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का 5 करोड़ रुपया का संपत्ति आपने क्या किया? लिया, तो क्या करना पड़ेगा? 5 करोड़ उसको देना पड़ेगा। यह अलग बात है कि उसको 5 करोड़ का आपने जमीन खरीदा था और कैश में आपने 5 करोड़ दे दिया, तो क्या उसकी गरीबी आ गई? जितना वो अमीर पहले था उतना अमीर आज भी रहेगा। नहीं, इसलिए ये एक बड़ा समस्या था, नहीं, कि आखिर हम जमींदारी प्रथा को कैसे हटाएं। जरा सा याद करिए, आर्टिकल 32 क्या कहता है कि मौलिक अधिकार के साथ जब भी छेड़छाड़ होगा, जैसे आर्टिकल 31 मौलिक अधिकार है, यानी सरकार जब भी किसी की जमीन छीने या उसका क्षतिपूर्ति देने से ड्रामेबाजी करे तो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। इसका मतलब व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने संपत्ति को बचाने के लिए क्या कर सकती है? लड़ सकता है। यानी सरकार जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकती। यही तो है, नहीं? और 32 में इस बात की क्या है? गारंटी है। समझ गए? सरकार के सामने यही एक बहुत बड़ा समस्या उभर करके आया। और समस्या क्या उभर करके आया? सरकार चाहती थी कि जमींदारी प्रथा जो चल रही थी हमारे देश में, कौन सा प्रथा? जमींदारी प्रथा, उसका उन्मूलन किया जाए। उन्मूलन समझते हैं? यानी हमारे देश से जमींदारी प्रथा को क्या किया जाए? खत्म किया जाए। और खत्म करके सभी के को आर्थिक दृष्टि से क्या कर दिया जाए? बराबर कर दिया जाए। जैसे मान लो कि गजेंद्र सिंह नाम का एक जमींदार है, उसके पास 5000 एकड़ जमीन है। मान लो, एक काल्पनिक उदाहरण, नहीं, 5000 एकड़ जमीन है। और एक मंगरू नाम का आदमी है जिसके पास घर बनाने के लिए भी एक प्लॉट नहीं है। तो इसके पास प्लॉट आएगा कहां से? सरकार जमीन बनाएगी क्या? नहीं। तो इन जमींदारों की जमीनों को क्या किया जाए? सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जाए, नहीं, और जो जरूरतमंद है उनको बांट दिया जाए ताकि सभी की स्थिति क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यही तो हमारा उद्देश्य था, नहीं? लेकिन सरकार जैसे ही इधर कदम उठाई, क्या करने के लिए? ये बराबरी करने के लिए, तो ये जमींदार कहां पहुंच जाते थे? सुप्रीम कोर्ट। क्यों पहुंच जाते थे? क्योंकि उनका गारंटी है, उनका संपत्ति के साथ आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते।
तो ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ क्या रही थी, समस्या आ रही थी। इस समस्या को समाधान करने के लिए हमारे संविधान में कई सारे संशोधन किए गए, जिसमें से देखना कौन कौन से संविधान संशोधन किया गया वो देखिएगा। देखिए, सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ पहली, ठीक है, पहली संविधान संशोधन कब हुआ है, 1951 में। फिर कौन सी हुई, चौथी कब हुई, 1955 में। नहीं, फिर कब हुई, कौन सी हुई, 17वीं, उसके बाद 25वीं, उसके बाद 42वीं, उसके बाद 43वीं, उसके बाद 44वीं। ये इतने सारे संविधान संशोधन किए गए ताकि इसमें जो समस्या हो रहा था जमींदारी उन्मूलन को करने में, नहीं, उसको ठीक करने के लिए इतने सारे संविधान संशोधन किए गए, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो संविधान संशोधन है कौन सा, पहली संविधान संशोधन 1951। इसके तहत क्या किया गया, 2 नई आर्टिकल जोड़ी गई, 31 का ए और 31 का बी। जरा सा देखिएगा, ये पहली संविधान संशोधन के द्वारा है। और एक नई आर्टिकल आई थी 25वीं संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, ये थी 31 का क्या, सी। नहीं, 31 का सी कैसे आई है, 25वीं संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और 42वीं संविधान संशोधन 1971 द्वारा, 1976 द्वारा। कौन सा आया था, वो आया था 31 का क्या, डी। ये 4 नई आर्टिकल जोड़े गए इस संशोधन में, और बाकी संशोधन में क्या हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि ये 4 आर्टिकल नई क्या करी गई, डाली गई। अब देखिएगा इससे क्या होगा, जरा सा देखिएगा कि यहां पर क्या किया गया। जब चौथी संविधान संशोधन 1955 किया गया तो क्षतिपूर्ति जो शब्द था कहां पर लिखा हुआ, 31 के 2 में, कि जब भी किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को क्या किया जाएगा, छीना जाएगा, तो उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्षतिपूर्ति का अर्थ ये नहीं है कि सरकार मनमानी तरीके से कोई कीमत निर्धारित कर दे, बल्कि उसका तरीका क्या था कि बाजार में जो उसका मूल्य चल रहा है, उस जमीन की जो मार्केट वैल्यू है, वही वैल्यू पे क्या करना पड़ेगा, इसको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, ये कह दिया। लेकिन सरकार के सामने समस्या ये था कि जो लिया वही दे दिया, तो फिर समस्या सोल्व कहाँ होगा, नहीं हो पाया। इसलिए चौथी संविधान संशोधन में संविधान को के लिए एक नियम लिखा गया संशोधन के पेज में। और क्या लिखा गया चौथी संविधान संशोधन 1955 में, कि क्यों ना क्षतिपूर्ति के जगह पर नहीं, इसका आर्टिकल 31 का संशोधन करके यहां पर धन राशि लिख दिया जाए। हाँ, ये चौथी में हुआ था। चौथी संविधान संशोधन 1955 के द्वारा यह तय किया गया कि अगर हम लोग क्या करें कि संविधान का संशोधन करके क्षतिपूर्ति के जगह पे क्या लिख दें, धन राशि लिख दें। तो धन राशि के ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धन राशि का अर्थ ये नहीं है कि आप मनमाने तरीके से कोई अमाउंट फिक्स कर देंगे, आपको वही कीमत देना पड़ेगा जो हमने पहले निर्णय दिया है, यानी बाजार वैल्यू पर आपको देना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने क्या किया, 25वें संविधान संशोधन 1971, 25वें संविधान संशोधन 1971 में 2 बात हुई है। एक बात क्या हुई कि 31 का सी जोड़ा गया, और एक बात क्या हुआ कि यहां पर क्षतिपूर्ति के जगह पर धन राशि के जगह पर क्या लिख दिया गया, रकम लिख दिया गया। और रकम का अर्थ क्या है कि सरकार एक अमाउंट क्या करेगी, तय करेगी, और जमीन अगर अधिग्रहण करती है तो उसके बदले वो रकम दे देगी। लेकिन ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रकम का अर्थ ये नहीं है कि आपका मन होगा तो आप 10 रुपये तय कर देंगे। रकम भी कैसा होगा, तर्क संगत होगा, जिसमें किसी तरीके से कोई मनमानी नहीं होगी। तो फिर से बात कहाँ पहुँच गई, वहीं के वहीं पहुँच गई। इसलिए 1977 में जब सरकार बदली तो उन्होंने 44वें संविधान संशोधन किया, और 44वें संविधान संशोधन करके 31 का 1 में जो प्रावधान था और 31 का 2 में जो प्रावधान था, 44वें संविधान संशोधन कब, 1978 के द्वारा क्या किया, इस पूरे आर्टिकल को ही क्या कर दिया, उड़ा दिया। यानी मौलिक अधिकार से क्या निकला है, 31 का 1 और 31 का 2। लेकिन ये जो नई आर्टिकल जोड़ी गई है वो गायब नहीं हुई है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो 31 का 1 और 2 यहां से निकला, उसको जाकर के कहां लिख दिया गया, आर्टिकल 300 का ए में। इसका मतलब क्या है कि पहले ये मौलिक अधिकार था, अब ये हो गया वैधानिक अधिकार, और वैधानिक अधिकार पर सरकार कानून बना सकती है।
मतलब सरकार फ्री है कि यहां पर कानून बना करके चेंजमेंट कर सकती है, लेकिन जब तक यहां पर था तब तक व्यक्ति बार बार कहां पहुंच जाता था, सुप्रीम कोर्ट। इसलिए 31 का 1 और 31 का 2 क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया। तो अब हमारे संविधान में 31 का 1 31 का 2 नहीं है, बल्कि अब हमारे संविधान में क्या, ये कुछ नए आर्टिकल्स जुड़ गए। तो जो पहले इसका प्रारूप था, क्या वही प्रारूप अब है कि बदल गया? इसलिए इसकी हेडिंग भी क्या कर दी गई, बदल दी गई। इसकी हेडिंग पहले क्या थी, संपत्ति का अधिकार। अब आर्टिकल 31 के अंदर में हेडिंग क्या हो गया, कुछ विधियों का व्यावृत्ति, है ना। तो अब आर्टिकल 31 का अर्थ बदल गया है और है कुछ क्या, हाँ, कुछ विधियों का क्या, कुछ विधियों का व्यावृत्ति। इसका इंग्लिश शब्द क्या है, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ ना, सेविंग ऑफ क्या, सर्टेन लॉ। अरे हाँ, वही कुछ लॉ को क्या, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ, यानी कुछ लॉ को क्या, व्यावृत्ति, मतलब कुछ लॉ को इसमें से क्या किया गया, बचाया गया। और कौन कौन सा बचा था, याद करिए, अब इसी पर डिस्कशन करना है हम लोग को। 31 का क्या, ए, तो 31 का ए कब आया, 31 का ए कब आया था बताओ, 31 का ए आया था पहली संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। और दूसरा क्या बन गया था, 31 का बी, ये कब हुआ, ये कब हुआ, 1951 में ही पहली संविधान संशोधन से ये दोनों को जोड़ा गया, 31 का 1 और 31 का बी, 31 का ए और 31 का बी। अगला क्या आया, 31 का सी, जो किसके तहत आया, यह आया 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा आया ना। और चौथा कब आया, 31 का डी, और ये कब आया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, नहीं, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और मजेदार बात यह है कि 43वें संविधान संशोधन 77 द्वारा इसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया, नहीं, तो 42वें से जोड़ा गया और 43वें से इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी हमारे पास वर्तमान में क्या है, ये तीन ही है, 31 का ए, 31 का बी और 31 का सी। ये आया और गया, एक ही साल के अंदर में ये चला गया, समझ गए। अब जरा सा इसको एक एक करके डिस्कस करिए, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि कल भी हमने इस पर परिचय दिया था, लेकिन आज इसको थोड़ा हम ज्यादा लंबा करेंगे, लेंथ थोड़ा लंबा लेंगे इसका, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। 31 के ए में ये कहा गया है कि बिचौलिया, बिचौलिया समझते हैं आप लोग क्या, बिचौलिया, मैं हिंदी कितना खराब लिखता हूं यार, ये क्या है, बिचौलिया, बिचौलिया, ऐसे बिचौलिया ऐसे ना, बिचौलिया या मध्यस्थ, मध्यस्थ का मतलब ही क्या होता है ना, मध्यस्थ का मतलब यही होता है। तो बिचौलिया या मध्यस्थ यानी बिचमान, नहीं तो जरा सा सोचो कि पहले के अंग्रेज लोग टैक्स लेते थे और देता कौन था, किसान, और ये जमींदार कौन थे, बिचौलिया थे। तो 31 के 1 में कहा गया है कि अगर जमींदारी प्रथा को या बिचौलिए के या मध्यस्थ के भूमिका को समाप्त करने के लिए, नहीं, अगर सरकार कोई कानून का निर्माण करती है, संसद कोई विधि का निर्माण करती है, तो यह जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन से क्या होगा, बाहर होगा। आप समझ पा रहे हैं, ये न्यायिक पुनरावलोकन से क्या होगा, आउट हो जाएगा, समझ गए। यानी इस पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, क्या आप समझ पा रहे हैं। लेकिन इसके दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये कि सरकार जो संपत्ति बिचौलिया से छीनेगी, समझ रहे हैं, बिचौलिया से सरकार जो संपत्ति का क्या करेगी, अधिग्रहण करेगी, वो लोक प्रयोजन के लिए होगा। लोक प्रयोजन समझते हैं, पर पब्लिक पर्पस के लिए होगा। यानी सरकार उस संपत्ति को छीन करके अपने जेब में नहीं रखेगी, बल्कि उसको किसके लिए लेगी, पब्लिक प्रयोजन के लिए लेगी, समझ रहे हैं। और दूसरा चीज कि वो विधि के अंदर होना चाहिए, समझ रहे हैं। कि 31 का ए जो है वो क्या कह रहा है, समझ रहे हैं, कि यदि बिचौलिया या मध्यस्थतों को समाप्त करने के लिए संसद कोई विधि बनाती है, नहीं, और जमीन को क्या करती है, छीनती है जमींदारों से, तो इस मामला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता, क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर है। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, बोलो, इसका उद्देश्य है लोक प्रयोजन, पब्लिक पर्पस, नहीं, इतना कहा गया। लेकिन इसमें क्या किया गया, चौथे संविधान संशोधन
और 17वें संविधान संशोधन से इसकी भाषा को और विस्तार कर दिया गया। यहां पर सिर्फ बात किसकी की गई थी कि जमीनों को छीनी जाए, लेकिन 14वीं और 17वीं करके इसकी अर्थ को और क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसका अर्थ क्या है सो देखिएगा। इस संशोधन से क्या कहा गया कि अब सिर्फ जमीन की बात नहीं रही। अच्छा, जमीन को किस लिए छीना जाएगा, लोक प्रयोजन के लिए, लेकिन अब देखिए इसकी भाषा क्या हो गई। अगर किसी भी भूभाग से तेल खनिज निकल जाए, जैसे बाय द वे मान लो कि यहां पर एक प्लॉट है, उसके अंदर से पेट्रोल निकल जाए, उसके अंदर से कोयला निकल जाए, तो उसका प्रयोजन पब्लिक का हो या ना हो, सरकार उसका अधिग्रहण कर ले। समझ रहे हैं। उसके बाद रैयतबाड़ी जो जमीन है, रैयतबाड़ी समझते हैं, इस समय जो 31 का जो मूल था क्या ए, इसमें रैयतबाड़ी को बाहर रखा गया था। रैयतबाड़ी कहने का मतलब वह जमीन जिस पर किसान खेती करता है, यानी खेतीहर जमीन को सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती थी। लेकिन चौथे संविधान संशोधन 1914 चौथे और 17वें से क्या कर दिया गया, रैयतबाड़ी भूभाग को भी इसके अंदर ले आया गया। इसका मतलब सरकार जिस पर खेती होती है यानी किसानों के जमीन का भी अधिग्रहण कर सकती है। समझ रहे हैं, अगर उसका पर्पस क्या है, लोक प्रयोजन, और यह न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर नहीं होगा। ये 31 का वन था। लेकिन यह मामला जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस बात पर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि आप अधिग्रहण क्यों कर रहे हैं, आप किसानों से जमीन क्यों छीन रहे हैं, लेकिन हम ये तो जरूर जांच करेंगे कि आपका छीनने का उद्देश्य लोक प्रयोजन है या नहीं है। इस आधार पर हम आपका न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। तो इसका अर्थ क्या था कि न्यायिक पुनरावलोकन करेगी ही नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, करेंगे। हो सकता है तुम मनमानी तरीके से अधिग्रहण कर लो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं है। क्या समझ पाए इस बात को? इसका मतलब क्या है, सरकार आज खनिज वाला भी भंडार को क्या कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। समझ गए। अब थोड़ा सा 31 के बी पर आइए और ये देखिए 31 के बी में क्या हुआ देखा जाए। देखिए 31 के बी के अंदर में जब 31 का बी नया एक आर्टिकल बनाया गया, ये कब बनाया गया, पहली संविधान संशोधन 1951 द्वारा, और इसी आर्टिकल के तहत नहीं 9वीं अनुसूची संविधान में क्या करी गई, जोड़ी गई। आपको मालूम है मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची कब जुड़ी है, 91 में पहले संविधान संशोधन द्वारा। किस आर्टिकल के तहत, 31 के बी के तहत। और इसमें यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची, ये 31 के बी का भाषा है, 9वीं अनुसूची में जिस भी विषय को हम क्या करेंगे, डाल देंगे, उस विषय पर अगर हम नियम कानून फिर बाद में बनाएं तो वो न्यायिक पुनरावलोकन से क्या होगा, बाहर होगा। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कीमत पर नहीं संसद के द्वारा बनाई गई विधियों का जांच पड़ताल नहीं करेगी यदि उसका संबंध 9वीं अनुसूची के विषय से है। समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप भी नहीं किया, बोला ठीक है अब करिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया था कि ठीक है हम न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेंगे, आप 9वीं अनुसूची पर क्या करिए, विधि बनाइए। क्यों? क्योंकि शुरू में 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाले गए थे उसका संबंध भूमि से था। भूमि समझते हैं, उसका संबंध जमीन से था। समझ गए। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार धीरे धीरे अपने फायदा के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के पूर्ति के लिए उसने भूमि से हट करके अलग अलग विधियों को भी 9वां अनुसूची में डालना शुरू कर। तब सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर गुस्सा आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक आपका संबंध भूभाग से था तब तक हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन 9वीं अनुसूची जब न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर हो गया तो आप राजनीतिक पक्षों को भी इसमें डालना शुरू कर दिए, ताकि तो हम कुछ भी कानून बनाएं सुप्रीम कोर्ट इस पर जांच पड़ताल करेगी नहीं। तो 9वीं अनुसूची में बाद में सरकार ने कुछ ऐसे विषय डालना शुरू कर दिया जो विषय इस देश के लिए खतरनाक था। समझ रहे हैं। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कब, 24 अप्रैल 1973 यह मामला किसका था, केशवानंद बनाम केरल राज्य। ये जब सुप्रीम कोर्ट में गया और इस दिन सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट इसी दिन कह दिया कि आज के पहले जितने भी विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं आज के पहले, उसका तो हम जांच पड़ताल नहीं करेंगे, वो हमारा न्यायिक पुनरावलोकन से क्या होगा, बाहर होगा, क्योंकि उसके पहले तक भूभाग से संबंधित काम किए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद देखा जा रहा है कि अब सरकार धीरे धीरे अपना रुख क्या कर रही थी, बदल रही थी।
इसलिए इसने कहा कि इसके बाद जो तुम विषय इसमें डालोगे, किसमें, 9वीं अनुसूची में, वो हमारे न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर नहीं होगा। इसका मतलब कि आज के डेट में 9वीं अनुसूची में कोई नया विषय डाला जाता है और उस पर संसद अगर कानून बनाती है तो न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर नहीं है। लेकिन इस डेट के पहले जो सब्जेक्ट डल चुकी है उसके ऊपर अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती है तो वह न्यायिक पुनरावलोकन से क्या है, बाहर है। समझ गए? नहीं, क्यों न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र में लाया सुप्रीम कोर्ट, अब समझ गए? क्योंकि सरकार इसमें क्या कर रही थी, राजनीतिक विषय भी इसमें डाल रहे थे, पब्लिक को परेशान करने वाला विषय भी इसमें वो डाल रहे थे। आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगाया था, तो 24 साल 25 साल के लड़कों को पकड़वा के ऑपरेशन करवा दी थी। और ऑपरेशन कैसा करवाई थी कि आप फादर नहीं बन सकते। कितने बच्चों का जिंदगी खराब हो गया उस टाइम, समझे? और जो भी पकड़ जाता था, जिसको भी पकड़ती थी उसको उठा करके और ऑपरेशन करा देती थी। 1975 में बच्चे का ऑपरेशन, आप बाप बन ही नहीं सकते। तो देखा गया कि ऐसे ऐसे काम कर रही है नहीं, और कोई रोकने वाला उसको नहीं है। क्यों नहीं रोकने वाला है? क्योंकि वो न्यायिक पुनरावलोकन को ही क्या कर दी थी, उड़ा दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट उसमें जांच पड़ताल कर ही नहीं सकती थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अत्याचार नहीं। समझ रहे हैं? अब देखिएगा, आइए 31 के सी में क्या कहा गया है, सो देखिएगा। 31 के सी में ये है, ये नई आर्टिकल के अंदर में, कि अगर किसी भी विषय का संबंध अगर 39 का बी और 39 का किससे हो, सी से हो, किसी भी विषय का संबंध अगर 39 का बी और 39 का सी से हो और उस पर अगर सरकार कानून बनाए तो उस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। अच्छा, 39 का बी और सी है क्या, पहले इसको समझा जाए। जैसे मान लिया जाए कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, अरे मान लो नहीं है, और कानपुर का पूरा जमीन जो है वो मेरा है, पूरे तरीके से मेरा है, लेकिन भारत सरकार हमारी जमीन इसलिए छीनना चाहती है ताकि सामाजिक न्याय हो सके। मतलब गरीबों में क्या करना चाहती है, वो बांटना चाहती है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय। यानी कि हमारे देश में जितने भी भौतिक संसाधन हैं उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो अगर सरकार इस उद्देश्य से अगर संपत्ति को क्या करती हो, छीनती हो, जिसका उद्देश्य क्या हो, सामाजिक न्याय हो, अर्थात आर्टिकल 39 का बी और सी से अगर उसका संबंध है नहीं, तो वह जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन से क्या होगा, बाहर होगा। ऐसा नियम बना दिया 31 के सी में। जब ये चीज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप डर क्यों रहे हैं हमारे न्यायिक पुनरावलोकन से? अगर आप सामाजिक न्याय के लिए कानून बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन हम ये तो चेक करेंगे ना कि आप जो कानून बना रहे हैं वो सामाजिक न्याय के लिए है या उसके आड़ में कुछ और है। तो मैं इस आधार पर उसका जांच पड़ताल करूंगा कि आपने जो विधि का निर्माण किया है उसका संबंध सामाजिक न्याय से है या नहीं है। लगता है नहीं समझे? नहीं, तो ये भी न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर है क्या? नहीं, इसकी भी न्यायिक पुनरावलोकन की जाएगी। समझ गए? अब लास्ट आपका है क्या, 31 का डी। अब लास्ट वाला को थोड़ा सा समझ लिया जाए और उसको देखा जाए कि क्या था और इसके पीछे उद्देश्य क्या था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। ये कब आया था? 1976 में। 77 में तो उड़ा दिया। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया और जानते हो इसमें क्या लिख दिया गया? राष्ट्र विरोधी गतिविधि। राष्ट्र विरोधी समझते हैं क्या? हाँ, राष्ट्र विरोधी गतिविधि यानी कोई भी आदमी, जैसे कन्हैया कुमार क्या कह रहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। यानी कोई भी व्यक्ति अगर देश के खिलाफ काम करता हो, नहीं, राष्ट्र विरोधी गतिविधि, राष्ट्र के विरोध में काम करता हो, समझ रहे हैं, या कोई ऐसी संस्था, समझ रहे हैं, या कोई ऐसी पार्टी जो क्या हो बताओ, राष्ट्र विरोधी हो। राष्ट्र विरोधी समझते हैं ना, देश के खिलाफ काम करती हो। समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा बताओ? बैन कर दिया जाएगा। और अगर सरकार नियम बना करके इस व्यक्ति को क्या कर दे या इस पार्टी को बंद कर दे, नहीं, तो वह न्यायिक पुनरावलोकन का विषय नहीं होगा। ऐसा इंदिरा गांधी ने लिख दिया 1976 में। और देखो इसका इसने फायदा क्या उठाया। फायदा क्या उठाया कि कांग्रेस पार्टी लगातार इलेक्शन क्या करती थी, जीतती थी। अब इंदिरा गांधी को ऐसा लग रहा था कि 77 में जो चुनाव होने वाली है उसको हम हारेंगे, और वो हार भी गई।
77 में। लेकिन 76 में वो क्या करने लगी, उसको लगा कि हम सभी पार्टी जो हमारे विरोध में खड़ा हो रहा है उसको हम क्यों ना राष्ट्र विरोधी का दर्जा दे करके और उस पार्टी को क्या कर दें, बैन कर दें। तो जो इंदिरा गांधी के खिलाफ में जो पार्टियां खड़ी हो रही थी, जनरली जो लोग इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे उनको राष्ट्र विरोधी कह दिया, नहीं, और उठा करके बंद कर दिया जेल में। और जो पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रचार करती थी उस पार्टी को उसने क्या कर दिया, बैन कर दिया, बंद कर दिया। ऐसे कई सारी पार्टियां और संस्थाएं बंद कर दी गई, ऐसे कई सारे नेता लोग को उठा करके जेल में डाल दिया गया और पुलिस उसकी काफी पिटाई की, बर्फ के सूलियों पर लिटा करके उसकी पिटाई की गई। किस बात पर, राष्ट्र विरोधी कह के, जबकि वो राष्ट्र विरोधी नहीं था, सरकार विरोधी था, सरकार विरोधी था, सरकार के खिलाफ बात कर रहा था, लेकिन उसको राष्ट्र विरोधी कह के उसको मारा, क्योंकि 31 के डी में ऐसा बना दिया। और न्यायपालिका ऐसा कुछ कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति छीन ली गई थी। समझ रहे हैं, जनसंख्या बहुत ज्यादा भारत का हो गया है तो ये जवान जवान लड़कों को पकड़ के ऑपरेशन करा दो, बच्चा पैदा करेगा नहीं तो जनसंख्या कम हो जाएगी, तो उसका जीवन का अधिकार तक छीन लिया उसने। किसने, इंदिरा गांधी ने। नहीं, लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया इसने, समझे। इसी अत्याचार के खिलाफ मोरारजी देसाई 1976-77 में जब नई चुनाव आ रही थी, जैसे कैसे मोदी जी के खिलाफ आज राहुल गांधी पैदल घूम रहा है, वैसे ही मोरारजी देसाई ने पूरे देश में मेहनत किया और मेहनत करके सभी लोगों से वादा किया, प्रॉमिस किया कि अगर आप लोग हमारी सरकार लाते हैं तो ये इस तरीके का जो इसने संशोधन किया है, जो नियम बनाया है, उस नियम को हम क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे और इस देश में एक अमन और शांति और वास्तविक लोकतंत्र का स्थापना करेंगे। नहीं, 1977 में चुनाव हुआ, मोरारजी देसाई चुनाव जीत गए और मोरारजी देसाई जब चुनाव जीते तो उन्होंने जैसा कि वादा किया था उस हिसाब से उन्होंने 44वें संविधान संशोधन किया, 43वें संविधान संशोधन किया और 43वें संविधान संशोधन करके इसको क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो 31 का डी अब हमारे पास नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि अब सरकार के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति तार्किक तरीके से विरोध करता है तो सरकार उसको राष्ट्र विरोधी कह के उसको बंद नहीं करा सकती, वो गया कानून। यानी सरकार के खिलाफ अब सीना तान के खड़े हो सकते हैं और यही तो वास्तविक लोकतंत्र है। सरकार का अगर विरोधी हम न करें तो लोकतंत्र कहां रही, क्या आप समझ पा रहे हैं। इसलिए 31 के ये जो 75 से 77 का जो दौर था, इस दौर में हमारे संविधान में इतने संशोधन किए गए और वो संशोधन लगभग क्या था, नकारात्मक था देश के लिए। उल्टा पलटा कानून में चेंज कर करके और पब्लिक को परेशान किया गया। नहीं तो फिलहाल हमारे यहाँ 31 में क्या क्या है, 31 का ABC, इसकी हेडिंग के नाम से क्या जानते हैं, कुछ विधियों की व्यावृत्ति। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं।